Hello students, welcome back to Parvez sir on our YouTube channel. Today we are going to study chapter number 7 of class 8th, conservation of plants and animals. In this chapter we will cover importance of forest, deforestation, biodiversity, ecosystem and biosphere, wildlife, protected areas for Indian wildlife, red data. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो फॉरेस्ट है, कंजर्व करने की बात हुई, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉरी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व करना, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनका प्रिवेंट करना। फॉरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, इस प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए अपने बहुत ही यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें जो होता है, क्या कहते हैं हम, चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं इस बारे में, फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमारे जो अर्थ थी, जो अपना प्लैनेट है, वो जो है पूरी तरीके से कवर्ड था किससे? फॉरेस्ट से। लेकिन अभी कितना है? टुडे ओनली 20% ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। अपना इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% कवर्ड है फॉरेस्ट से। इवन दिस फॉरेस्ट आर अंडर कंस्टेंट ह्यूमन थ्रेट्स। ठीक, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की वजह से दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसीज, यानी जो फॉरेस्ट है वो क्या है? हैबिटेट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट्स और एनिमल्स को। दे प्रोवाइड क्लीन एयर टू ब्रीथ, है ना। वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट की वजह से ही जो है हम लोग क्लीन एयर जो है ब्रीथ करने के लिए यूज़फुल हो पा रही है हम लोगों को, क्योंकि वो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो ब्रीथ करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब वो क्या कर रहे हैं? अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, ट्री नहीं होंगे, तो CO2 लेगा कौन? ठीक है, जब CO2 लेगा नहीं कोई, तो क्या होगा? उसकी अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस हो जाएंगे। दे रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी जो है ट्रीज़ की वजह से ही रुक रहा है। रूट्स वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं? सबको कैच कर रखी हैं, पकड़ के रखी हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बच पा रहा है। नहीं तो क्या होगा? फर्स्ट लेयर अगर नीचे चली जाएगी, जो हमारी जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन जो है वो अगर चली जाती है, खसक जाती है जैसे, तो नीचे वाली लेयर आएगी जहाँ पे कुछ भी क्रॉप्स वगैरह नहीं निकल सकते हैं ईजिली। Deforestation. The term deforestation is used to describe the act of massive cutting down of trees and clearing of forest to use the land for other purpose. There are some natural causes along with human activities responsible for deforestation. Deforestation क्या हो रहा है? पब्लिक जो होती है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो अपने यूज़ के लिए, ठीक है, कुछ लोगों को कल्चरिंग करना है वहाँ पे, कुछ लोगों को शेल्टर के लिए और रोड वगैरह के लिए क्या हो रहा है? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसमें कुछ जो है क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ भी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है नेचर भी रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के। अब नेचर कैसे है वो देखते हैं। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन: फॉरेस्ट फायर आल्सो नोन एज वाइल्ड फायर, ग्रास फायर। देखिए, फॉरेस्ट फायर को तो आप लोग जानते ही हैं। फॉरेस्ट में जब अपने आप आग लग जाती है टेम्परेचर से, इग्निशन पॉइंट पे जब ड्राई लीव्स वगैरह पहुंचती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? स्पार्क होता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है। लाइटनिंग जो होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? एक नेचुरल फिनोमिना है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ख़राब हो रहे हैं। ड्रॉट इज़ ऑल्सो अ नेचर डिजास्टर। ठीक है, ड्रॉट जो हो रहा है वो भी क्या है? एक नेचुरल है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन लेवल ऑफ पॉइजनस गैसेज। ठीक है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन जिस तरीके से ह्यूमन बींग के लिए नुकसानदेह है, उसी तरीके से फॉरेस्ट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट हम लोगों के ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। Consequences of deforestation: it increase the temperature and pollution level on the earth. अब प्रभाव क्या पड़ रहा है? डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, चाहे वो नेचुरल एक्टिविटीज़ से हो, चाहे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हो, जिसकी वजह से भी हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, उससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? उससे ये टेम्परेचर जो और पोल्यूशन का लेवल जो हो रहा है ऑन दी अर्थ, वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज़ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज़ द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
जब ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं ना वो लोग, ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह। और क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जब वो देंगे नहीं तो ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, डाउन होता जाएगा। रेनफॉल और फर्टाइलिटी ऑफ दी सॉइल भी जो है इसी के ऊपर डिपेंड होती है, किसके ऊपर, रेनफॉल, जो वाटर साइकिल है आपका, फूड चैन है, ये सब एक चैन होती है जिसकी वजह से इकोसिस्टम चलता है। तो ये भी दिक्कत हो रही है किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इट्स लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता चला जाएगा, जो दिक्कत करेगा इन फ्यूचर। और कुछ पॉइंट्स है उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट आर बीइंग क्लियर्ड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। देखिए अब जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या हो रही है इन्वायरमेंट के ऊपर, ये देख लीजिए क्या हो रहा है कि अपने सेटलमेंट के लिए, यानी कल्टीवेटिंग क्रॉप्स चाहे समझ लीजिए, और चाहे अपने शेल्टर वगैरह के लिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, वहाँ पे जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह या रहने के लिए अपना शेल्टर बनाते चले जा रहे हैं। ट्रीज़ आर आल्सो बीइंग कट फॉर टिम्बर, है ना, फर्नीचर्स वगैरह के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और उससे जो है लकड़ियाँ ले रहे हैं और फर्नीचर को बना रहे हैं। ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो किस पे, इन्वायरमेंट पे असर कर रही है, ठीक। बायोडाइवर्सिटी, आवर प्लैनेट इज़ होम टू अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए हमारी जो डाइवर्सिटी की वैराइटीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे अर्थ पे जो है बहुत सारी वैराइटीज़ के प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है। आप ह्यूमन बीइंग को ही अगर देख लीजिए तो कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, कोई पतला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई लंबा है। तो वैराइटीज़ देखने को मिल रही है ना ह्यूमन बीइंग में भी। इसी तरीके से अगर आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको बहुत सारी वैराइटीज़ के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वही आपकी बायोडाइवर्सिटी। दिस वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। हाउएवर आवर प्लांट्स डू नॉट ग्रो एनीवेयर। देखिए हर एक प्लांट जो होता है हर जगह पे नहीं निकल सकता, ठीक है, और हर एनिमल हर एक एरिया में तो रह नहीं सकता। बस यही है हमारी डाइवर्सिटी की, मतलब प्लांट्स को उनके हिसाब से इन्वायरमेंट चाहिए, उनके हिसाब से एक क्लाइमेट चाहिए जहाँ पे वो रह सकें, और इसी तरीके से एनिमल्स को भी चाहिए उनके हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए जहाँ पे वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सकें, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वी वुड फाइंड पीपल, बनियान एंड टीक ट्रीज ग्रोइंग बेटर इन अ फॉरेस्ट। जिस तरीके से बनियान ट्री, पीपल ट्री कहाँ पे फॉरेस्ट में जितनी अच्छी तरीके से निकल सकता है उतना नॉर्मल जगह पे नहीं निकल सकता। अलॉन्ग विथ प्लांट्स वी वुड आल्सो फाइंड एनिमल्स लाइक मंकीज, एलिफेंट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स इन द फॉरेस्ट। इसी तरीके से एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें तो लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब जो है जितनी अच्छी तरीके से ये लोग जो है फॉरेस्ट में हो सकते हैं, पल बढ़ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उतना नॉर्मल एरिया में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो हम लोग लॉस हो रहा है किसका, फैक्टर्स जो हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के, वो क्या क्या है, डेवलपमेंट है ना। डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग जो डेवलप कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग ह्यूमन सेटलमेंट एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टेक अवे द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यानी क्या हो रहा है, हम लोग जो है डेवलप कर रहे हैं शेल्टर की वजह से, या कुछ प्रोजेक्ट मान लीजिए किसका, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स हो जाए, या तो रोड वगैरह या तो फैक्ट्रीज़ वगैरह के लिए डेवलप करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को लॉस कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग नुकसान कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे एनिमल्स का जो है हैबिटेट है, और उनके रहने के लिए, प्लांट्स के लिए क्या होता है, बहुत ही सबसे बेस्ट यूनिक जगह है जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। हमारे उससे शेल्टर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वजह से उनके ऊपर असर पड़ रहा है, ठीक है। मोनोकल्चर मीन्स होता क्या है कि जैसे हम लोग फॉरेस्ट वगैरह में कुछ चीज़ों के ट्राई करते हैं, प्लांटिंग वन टाइप ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया, ठीक है, रिप्लेसिंग नेचुरल फॉरेस्ट रिच इन डाइवर्सिटी विथ मोनोकल्चर प्लांट। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जा कर के प्लांट्स को जो है उगाते हैं, नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहाँ पे, फॉरेस्ट को कट करके अपने हिसाब से कुछ नए फॉरेस्ट प्लांट्स को वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, हम लोग तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट फॉरेस्ट तो नुकसान हो ही रहा है ना, वो तो ख़त्म हो ही रहे हैं। हंटिंग एंड फिनिशिंग, बहुत सारे जानवर मर रहे हैं, हंटिंग का शौक़ होता है, हंटिंग एंड पोचिंग हो गया आपका, बहुत लोगों को शौक़ होता है। कुछ लोग जो है जानवरों का शिकार करते हैं यूज़ में लाने के लिए, उसके स्किन के लिए, उसके और
स्किन समझ लीजिए, उसके लेदर वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हंटिंग एंड पोचिंग वाला सिस्टम यहाँ पे चलता है, जिसकी वजह से एनिमल्स तो ख़त्म हो ही रहे हैं ना, स्पेसीज तो ख़त्म हो ही रही है, तो वो नुकसानदेह है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बायोस्फीयर और जो है ये एक फिगर है जिसमें आपका इकोसिस्टम और बायोस्फीयर दोनों देखने को मिल रहा है। इकोसिस्टम अ सिस्टम फॉर्म, चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं इकोसिस्टम के बारे में। एक जो है क्या कहते हैं, जंगल टाइप का इलाका था, जंगल था, उसमें जो है घास हुआ करती थी और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। उस घास को जो है किसी इंसेक्ट ने खाया, टिड्डे ने, टिड्डा होता है ना, उस टिड्डे ने उस घास को खाया और कुछ दिनों बाद उस टिड्डे को एक मेंढक ने खा लिया और कुछ ही दिनों बाद उस मेंढक को एक सांप ने खा लिया और उसके कुछ दिनों बाद उस सांप को एक चील ने खा लिया और कुछ महीनों बाद वो चील मर गई। ठीक है, जब चील मर गया, वो बर्ड मर गई, तो जब वो डेड हो गई तो ख़त्म हो गई, ज़मीन पे आके गिर गई। गिरने के बाद उसमें क्या हुआ, थोड़े छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह ख़राब होते हैं ना, डेड थिंग्स होते हैं, तो वो उस पर आ गए और वो ज़मीन पे ही पड़ा रह गया। कुछ दिनों बाद अब वो ज़मीन क्या हो गई, ख़राब हो गई थी ना, लेकिन कुछ दिनों बाद वहीं पे फिर से एक ग्रास निकलना शुरू हो गई, यानी वो ज़मीन फिर से उपजाऊ हो गई। ठीक है, तो मामला कहाँ से शुरू हुआ था, घास से शुरू हुआ था, घास को टिड्डे ने खाया था और फिर उसके बाद उसको कितने लोगों ने एक दूसरे को खाया और फिर से लास्ट में क्या हुआ, घास मिल गई हमें। ठीक है, ये इकोसिस्टम है। जिस तरीके से फूड चैन होता है, फोटोसिंथेसिस का है, वाटर साइकिल है, उसी तरीके से ये इकोसिस्टम भी चल रहा है। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम है कि एक के दूसरे ने खाया, इस तरीके से लास्ट में जो चीज़ पहले थी वही चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, क्लास 7th में मैंने आप लोग को पढ़ाया था फूड चैन के बारे में। ठीक है, कंपोज़र डिकम्पोज़र के बारे में सबको। ठीक है, उसके बाद on the other hand, the part of the earth and its atmosphere in which living organisms exist or that is capable of supporting life is called the biosphere। और इकोसिस्टम क्या था, ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग सब साथ में रहते हों और एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। ठीक है, रीजन्स फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, देयर इज़ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ लाइफ वाइल्ड लाइफ। देखिए वाइल्ड लाइफ अभी क्या है, कंजर्व क्यों करना, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। फॉरेस्ट नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और बहुत सारी स्पीसीज़ क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी, किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करते हैं। देयर आर दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज हुज नंबर आर सो फ्यू दैट दे आर एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। यानी ऐसी जाति, चाहे वो एनिमल्स की हो या फिर प्लांट्स की हो, ऐसी स्पीसीज़, ऐसी जाति जो बिल्कुल ख़त्म पे हो, यानी एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में बची हो और वो एकदम ख़त्म होने पे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोलेंगे। आपको पहले से ही बात पता है। उसके बाद वल्नरेबल स्पीसीज़, यानी ऐसी स्पीसीज़ जो इंडेंजर्ड में आने वाली हों। किसमें, इंडेंजर्ड में, यानी वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं लेकिन बिल्कुल ख़त्म होने पे हैं और कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों बाद अगर हम उनको जो है उनका केयर टेक नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो किस में आ जाएंगे, इंडेंजर्ड में आ जाएंगे। Rare species, ऐसे species they include all those species of plants and animals whose population in the world is very low. If not protected, then these species may fall into the category of vulnerable और endangered species। यानी vulnerable से थोड़ा सा ज़्यादा इनकी क्वांटिटी इस वक्त प्रेजेंट टाइम में है, अगर इनको भी हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किस में आएंगे, vulnerable में आएंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे endangered species में। फिगर्स में आपको एग्जाम्पल्स दे रखा है, वाइल्ड लाइफ बफेलो और जो है इंडियन एलिफेंट, सब कुछ बंगाल फॉक्स, सब किस में आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी वल्नरेबल स्पीसीज़ में आ जाएंगे, उसके बाद इंडेंजर्ड में आ जाएंगे। इसलिए इनका प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है एक हिसाब से। प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर इंडियन वाइल्ड लाइफ, है ना। इंडिया में क्या है, 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं, एक सेंचुरी, दूसरी नेशनल पार्क, तीसरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब तीनों को एक साथ समझ लीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा बहुत राहत रहती है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बायोस्फीयर हो, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ
सेंचुरीज हो। इन तीनों पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है और वही अपना चलाते हैं इसको, ठीक है। उन्होंने जो परमिशन दे रखी है पब्लिक को, ह्यूमंस बीइंग को, वही वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क एक तरीके से, तीनों को बस साथ में समझ लीजिए। नेशनल पार्क पूरी तरीके से बाउंड्री से कवर होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही सारा क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा रखी है और बहुत ही ज़्यादा पाबंदी है यहाँ पे। उसमें क्या हो सकता है, बाउंड्री है, यहाँ के जानवर, एनिमल्स बाहर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेवल्स, टूरिज़्म वाले जो लोग होते हैं, जो घूमने टहलने आते हैं, उनको यहाँ की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अलाउ करा है विजिटर्स के लिए, जो यहाँ पे कुछ एरिया में ही जो है घूम टहल सकते हैं। और यहाँ के लेकिन जो एनिमल्स हैं वो किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के, वो किसी भी एरिया में घूम टहल सकते हैं। जबकि सेंचुरीज़ में क्या होता है, सेंचुरीज़ में आपको जो है कुछ एरियाज़ दिए जाते हैं जहाँ पे आप लोग अपना जो है फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं किसी पर्पज़ से, लेकिन रीज़न बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जाने की परमिशन होगी। नेशनल पार्क क्या है, इसमें बाउंड्री होती है, और सेंचुरीज़ में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। वहाँ पे क्या होता है, एनिमल्स वगैरह साइड से आ सकते हैं, ग्रेजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी जो है प्रोहिबिटेड, वहाँ पे हंटिंग और पोचिंग जो है बहुत ही तरीके से सख्त मना है, आप सेंचुरीज़ में नहीं कर सकते। नेशनल पार्क तो बिल्कुल ही जो है वहाँ पे पाबंदी लगी हुई है। At present, there are 97 national parks in India. A lot of these parks coexist with wildlife sanctuaries, है ना। अभी इस टाइम इंडिया में कितने नेशनल पार्क है? 97 नेशनल पार्क्स हैं प्रेजेंट टाइम में। सेंचुरीज़ में क्या होता है, सेंचुरीज़ में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ के प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, है ना, और बर्ड्स वगैरह मिलती हैं। लगभग जो है ओवर 2000 डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स रहती हैं किसमें, सेंचुरीज़ में। 3500 स्पीसीज़ ऑफ ममल्स, अबाउट 30,000 वेराइटीज़ ऑफ इंसेक्ट्स एंड मोर देन 15,000 वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आर देयर, ठीक है, किसमें, सेंचुरीज़ में। बायोस्फीयर की बात की जाए, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने। नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में है, और डिजर्ट नेशनल पार्क आपका थार में है, और आगे देख लीजिएगा। बायोस्फीयर की बात की, बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है जिसमें आपके 2-3 नेशनल पार्क आ सकते हैं, प्लस कुछ सेंचुरीज़ भी आ सकती हैं। यानी सबसे बड़ा एरिया अगर देखा जाए तो बायोस्फीयर का होता है। उसके बाद जो है आप उसके अंदर आपके 2-3 नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, और क्या कहते हैं, सेंचुरीज़ भी आ सकती हैं। बायोस्फीयर एकदम खुला होता है, इसमें 3 जोन होते हैं। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, और ट्रांजिशन जोन होता है। कोर जोन क्या होता है, सबसे इनर जोन होता है, जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पे ह्यूमंस बीइंग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे उस तरीके से कोई भी एक्टिविटी ह्यूमंस बीइंग नहीं कर सकते हैं। और उसके कोर जोन के बाद का जो एरिया होता है, यानी मिडिल वाला जो जोन होता है, बफर जोन जो होता है, दिस जोन प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर इन्वायरमेंट रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इन्वायरमेंटल रिसर्च कर सकते हैं, ह्यूमंस बीइंग को राहत मिली है। और जो बाहर वाला जोन जो होता है, ट्रांजिशन जोन जो होता है, दिस जोन इज़ फॉर लोकल कम्युनिटीज़ दैट हैव अ हैंड इन मैनेजिंग। यानी जो सबसे लास्ट वाला एरिया होता है, सबसे पहला एरिया जो होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जहाँ पे आपको मैनेजमेंट करने के लिए, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ करने के लिए राहत दी जाती है, ठीक। बायोस्फीयर में 3 जोन होते हैं, कौन कौन से, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर जोन में एनिमल्स वगैरह अंदर रहते हैं, बिल्कुल अंदर का जो एरिया होगा जंगल का, है ना, बायोस्फीयर का, वो कोर जोन है, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं। उसके पहले का बफर जोन है, जहाँ पे क्या कहते हैं, विजिटर्स विजिट कर सकते हैं। और सबसे पहला इलाका जो होता है, जब सबसे पहले घुसेंगे, तो उसे हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। रेड डेटा बुक क्या है, एक्चुअली इस तरीके की एक बुक बनाई गई थी 1972 में, ठीक है। पहली बुक बनी थी 1972 में, और इस बुक में उन स्पेसीज़ का, उन फॉरेस्टों की सबके नाम लिखे जाते हैं, रजिस्टर, जिस तरीके से अपना क्लास में अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, वैसे ही ये भी रजिस्टर होता है। इसमें जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं स्पेसीज़ उनके नाम लिखे जाते हैं। सब तरीके का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जो रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। अभी तक की टोटल जो है 5 रेड डेटा बुक्स बन चुकी हैं। सोच लीजिए कितने स्पीसीज़ ख़त्म हो चुके हैं, है ना, क्योंकि 5 रेड डेटा बुक्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। पहली बुक 1972 में बनी थी। और नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद रिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे कुछ एफर्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट एफर्ट्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। रिफॉरेस्टेशन आप समझ ही रहे हैं, नाम से इसके समझ में आ रहा है कि बार बार रिफॉरेस्ट करना मतलब फॉरेस्ट को लगाना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोजेक्ट टाइगर
एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो, ये क्वेश्चन बहुत आता है, आगे की क्लासेस में आएंगे आपके, कि इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड, तो आप उसमें लिखेंगे 1 अप्रैल 1973 में जो है ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। एक्चुअली हुआ क्या था कि पहले हमारे मतलब पहले जो है 50,000 टाइगर्स हुआ करते थे, उसके बाद कुछ ही सालों बाद जो है टोटल उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो गई, लगभग 1800 बचे थे, और उनको सही तरीके से बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम प्रोजेक्ट टाइगर रखा गया। और उस वक्त 9 एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टाइगर को रिजर्व करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे ख्याल से 27 और 47 टाइगर रिजर्व एरिया हो चुके हैं अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, आप रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ अनदर एफर्ट मेड बाय NGOs। चलिए इतना ही कुछ था। फिलहाल एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट टू फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, फ्लोरा फौना आपको पता ही है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। ठीक, और उसके बाद एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फौना, दोनों होता है। हैबिटेट्स क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेस और प्लांट और एनिमल जहाँ पर लीव करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। इसका ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं, वो आपका। उसके बाद आपका कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और क्या था इसमें हमने क्या पढ़ा है, द बुक कंटेन्स लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज दैट आर इंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।